नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। आज की इस लेक्चर में हम परचेस ऑफ मटेरियल और उसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो उसमें अगर सेल करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तभी कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। और कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी मटेरियल यानी रॉ मटेरियल होता है। और ये रॉ मटेरियल जब हम परचेस करते हैं तब परचेस करते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो परचेस की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये परचेस डिपार्टमेंट पे होती है। परचेस डिपार्टमेंट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ परचेस ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल हमें परचेस करना है वो मटेरियल परचेस करने का जो काम है वो परचेस डिपार्टमेंट करेगा। जब कोई भी मटेरियल हम परचेस करते हैं तो परचेस करते वक्त हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब है जो क्वालिटी हमें हमारा फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए लगती है उस क्वालिटी को हम स्टैंडर्ड क्वालिटी कहेंगे। अभी आप कहोगे कि स्टैंडर्ड क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी इसमें फ़र्क क्या है, तो एक बात याद रखना, जब हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमें किसी एक प्रकार का रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। समझो अगर हम हर बार रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज करते रहे तो क्या होगा, जो हमारा फिनिश गुड्स है उसकी क्वालिटी चेंज होती रहेगी। और अगर हमारे फिनिश गुड्स की क्वालिटी चेंज होती रही तो उसका परिणाम हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन पे पड़ेगा। मतलब मान लो अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो किसी एक्स क्वालिटी के मटेरियल से हम बना रहे हैं, कई दिनों बाद हमने वो प्रोडक्ट वाई क्वालिटी के मटेरियल से तैयार करना शुरू किया क्योंकि मार्केट में हमें वाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दामों में मिल रहा था। कई और दिनों के बाद हमने हमारा प्रोडक्ट जेड क्वालिटी के मटेरियल से बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने फिर से हमारा मटेरियल एक्स क्वालिटी के मटेरियल से बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी जब हम इस प्रोडक्ट पे उस मटेरियल का परिणाम देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि हमारा जो कस्टमर्स था वो कस्टमर जब ये प्रोडक्ट परचेस करता था उसका ये प्रोडक्ट यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस था वो एक लेवल तक था। उसके बाद हमने वाई क्वालिटी का मटेरियल जब यूज़ करना शुरू किया तब हमारे फिनिश गुड्स में कुछ चेंजेस आ गए। मतलब फिनिश गुड्स की जो क्वालिटी थी, उसकी टेस्ट थी, उसका कलर था, इसी किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ फ़र्क आया और उसका परिणाम हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन पे गिरा। समझो अगर वाई क्वालिटी का जो मटेरियल था वो एक्स क्वालिटी से अच्छा था तो हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर अभी हमारे नए प्रोडक्ट से या नए चेंज से बहुत खुश होगा और ये कस्टमर सेटिस्फाई भी होगा। उसके बाद कई दिनों बाद हमने जेड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना स्टार्ट किया। अब हमारे कस्टमर को वाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट यूज़ करके उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। लेकिन ये जो जेड क्वालिटी का मटेरियल है ये मटेरियल वाई क्वालिटी से थोड़ा लो क्वालिटी का है। इस जेड क्वालिटी के मटेरियल का परिणाम हमारे फिनिश प्रोडक्ट पे होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है जब ये कस्टमर यूज़ करेगा ये कस्टमर हमारे बिजनेस से डिससेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि हम कंटिन्यूसली जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी चेंज करते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, अगर समझो हम हमारा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तब ये प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट का जो मटेरियल है उसे फिक्स कर लेना चाहिए। मतलब एक्स क्वालिटी का मटेरियल होगा, उस एक्स क्वालिटी के मटेरियल में कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने स्तर पर होंगे ये सब हमने हमारे सप्लायर के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करना चाहिए और इसे एक्स क्वालिटी को हम हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी कहेंगे। अब परचेज डिपार्टमेंट का ये काम है कि उसे सिर्फ मटेरियल परचेस नहीं करना है, उसे एक्स क्वालिटी का जिस इंग्रेडिएंट के साथ हमने मटेरियल स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया हुआ है उसी मटेरियल को उससे सिलेक्ट करना है। तो इसे कहते हैं हम परचेस डिपार्टमेंट को जब कोई भी वस्तु वो परचेस करती है अपने बिजनेस को उस वस्तु में स्टैंडर्ड क्वालिटी है या नहीं है वो सबसे पहले देखना चाहिए क्योंकि इस क्वालिटी का इफेक्ट हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे डायरेक्टली होता है। अब जो मटेरियल परचेस करना है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है
मतलब उसकी जो परचेस प्राइस है वो लोअर होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट बढ़ती है तब हमारा प्रॉफिट डायरेक्टली कम होता है। इसलिए जो हम मटेरियल परचेस करने वाले हैं उसकी निगोशिएशंस हमने सप्लायर से कर लेनी चाहिए, और उसकी जो कॉस्ट है वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हमें कम से कम दामों में मिलनी चाहिए। तो ये सेकेंड पार्ट होता है जब हम कोई भी मटेरियल परचेस करते हैं। उसके बाद वो जो मटेरियल है वो हमें टाइमली रिसीव होना चाहिए। अभी समझो, अगर हमें किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और वो मटेरियल हमें 15 सितंबर तक चाहिए। अगर 15 सितंबर तक ये मटेरियल चाहिए होगा, तब हमारे पास उस ऑर्डर को करने के लिए कितने दिन होते हैं, वो ऑर्डर करने के बाद हमें वो मटेरियल कितने दिनों में मिल सकता है, इसका सबका हमें कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। समझो अगर हमें 15 सितंबर को मटेरियल चाहिए तो उसकी ऑर्डर हम 10 तारीख को करते हैं। नॉर्मल एक्सपीरियंस से हमें ये पता लगता है कि हमारे पास वो जो मटेरियल है वो 2 दिनों में मिल जाता है। मतलब ये मटेरियल हमें 12 तारीख तक मिल जाएगा। अगर ये मटेरियल हमें 12 तारीख तक मिल जाएगा तब हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली शुरू रह सकता है, क्योंकि हमें मटेरियल तो 15 तारीख को चाहिए था लेकिन वो मिल गया 12 तारीख को। अभी समझो अगर कोई मटेरियल है वो हमें 15 तारीख को चाहिए, लेकिन उसकी ऑर्डर हम ऐसी जगह से दे रहे हैं या उसका सप्लायर ऐसी जगह रहता है जो वहाँ से सप्लाई यहाँ तक करने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। अभी हमें अगर वो मटेरियल 15 तारीख को चाहिए होगा तो हमें वो मटेरियल एटलीस्ट 7 से 8 तारीख को उसकी ऑर्डर देनी पड़ेगी, तब जाके हमें 14 या 15 तारीख तक वो मटेरियल मिल जाएगा। जब हम सप्लायर से कोई भी ऐसी एग्रीमेंट करते हैं तब हमें कितने दिनों में वो हमें सप्लाई करेगा वो जानना होता है, और इसीलिए कोई भी मटेरियल अगर हम टाइम पे रिसीव करते हैं तो उसका एक बेनिफिट ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली शुरू रहता है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो आइडल नहीं बैठते। हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें स्मूथनेस आती है, और इसीलिए परचेस ऑफ मटेरियल देखते वक्त ये हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। परचेस करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो हमें समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि परचेस की प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होती है। तो सबसे पहले स्टेप आती है परचेस रिक्विजिशन। परचेस रिक्विजिशन इज द फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बाय द स्टोर कीपर टू द परचेस डिपार्टमेंट फॉर गिविंग ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल और स्टोर्स। मतलब अगर ये हमारा गोडाउन है, इस गोडाउन में हमारे यहाँ एक कुछ अमाउंट का स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ एक स्टोर कीपर होता है। उस स्टोर कीपर का काम क्या होता है, ये जो पूरा मटेरियल है उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसके जो अलग अलग लेवल हैं उनको एनालाइज करके अगर ज़रूरत पड़े तो परचेस करना या फिर फैक्ट्री में इशू करना। हमारे इस गोडाउन में 3 टाइप के मटेरियल स्टॉक में है। अभी ये जो 3 टाइप के मटेरियल है इनका नाम है X, Y और Z। इनमें से Y जो मटेरियल है इसका स्टॉक कम हो रहा है, तो स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर कीपर डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकता। तो सबसे पहले स्टोर कीपर X के यूनिट, Y के यूनिट और Z के यूनिट काउंट करेगा, और उसे ऐसा पता चलेगा कि Y के जो यूनिट्स हैं वो कम है। तब स्टोर कीपर परचेस डिपार्टमेंट ने एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक परचेस रिक्विजिशन लेटर देगा। इस लेटर में उसने रिक्वेस्ट की होगी कि हमारे जो गोडाउन में Y क्वालिटी का मटेरियल है वो उसका स्टॉक कम हुआ है। इससे ये फ़ायदा होता है कि Y ने, हमारा जो स्टोर कीपर है उसने Y की रिक्वायरमेंट जब परचेस डिपार्टमेंट को दी तो परचेस डिपार्टमेंट के पास एक अथॉरिटी आ गई कि जिससे वो परचेस ऑफ मटेरियल स्टोर कीपर के कहने पर कर रहे हैं। मतलब स्टोर कीपर ने जब काउंटिंग किया तब उसे ऐसा पता चला कि Y का स्टॉक कम है। Y का स्टॉक कम होने के लिए जो सारे इश्यूज़ हैं, जो सारे रिसिट्स हैं, मतलब जब कोई भी Y का मटेरियल फैक्ट्री में सप्लाई किया हुआ है या फिर जब हमने Y का मटेरियल परचेस किया था, वो सारा जो डिफरेंस होता है, ये सारा डिफरेंस उसने परचेस डिपार्टमेंट को सबमिट किया होगा। तब परचेस डिपार्टमेंट जाके कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसकी ऑर्डर देगा। तो ये परचेस रिक्विजिशन की प्रोसेस होती है। मतलब हमारा जो स्टोर कीपर है वो स्टोर कीपर परचेस डिपार्टमेंट में जाके
अपनी एक रिक्वेस्ट देगा कि जिसमें लिखा हुआ होगा कि हमारे गोडाउन में जो वाई मटेरियल है उसका स्टॉक कम है और उसकी इतनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है। उसके बाद परचेस ऑर्डर तैयार होती है। परचेस ऑर्डर परचेस डिपार्टमेंट प्लेस करता है हमारे सप्लायर के पास। बहुत से केसेस में हमारा जो सप्लायर है वो प्री डिटरमाइन होता है, मतलब हम सप्लायर पहले फिक्स करके रखते हैं। सप्लायर फिक्स करने से हमें ऐसा फ़ायदा होता है कि सप्लायर हमें रेट फिक्स देता है, सप्लायर हमें डिस्काउंट ज़्यादा दे सकता है। उस सप्लायर के पास एक फिक्स क्वालिटी का हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है और जो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। सप्लायर के पास हम बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करके फाइनलाइज किए हुए होते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा सप्लायर यानी वेंडर जो है वो बहुत बार फिक्स हुआ होता है। अब परचेज डिपार्टमेंट जो हमारा सप्लायर है उसके पास परचेस ऑर्डर इशू करेगा। मतलब ये एक टाइप की परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर को ऑफर दी है कि वी वांट टू बाय सर्टन मटेरियल एट स्टेटेड प्राइस एंड टर्म्स। इसमें टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन करेगा, क्वालिटी कौन सी होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन और कौन से हो सकते हैं। ये सारे परचेस ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए ये भी परचेस ऑर्डर में लिखा हुआ होगा। जनरली द ऑर्डर इज प्लेस्ड थ्रू इस्टेब्लिश सप्लायर, मतलब बहुत से बार ऐसा होता है कि जो हमारा सप्लायर है वो फिक्स्ड है। मतलब अगर हम कार बना रहे हैं, हमारी कंपनी अगर कार बना रही है तो इसके लिए जो सप्लायर होगा वो एमआरएफ टायर्स हमें सप्लाई करेगी। मतलब समझो हमारी कार में जो टायर्स लग रहे हैं ये टायर्स तो हमारी कंपनी नहीं बनाएगी, तो ये टायर्स हम हमेशा एमआरएफ कंपनी से ही परचेस करेंगे। हम यहाँ टीवीएस के टायर्स परचेस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही सप्लायर एमआरएफ को फाइनलाइज किया हुआ है। अगर सप्लायर फिक्स नहीं हुआ तो हम बिड्स का या कोटेशन का भी ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी है, हमें कोई भी वस्तु लार्ज क्वांटिटी में परचेस करनी है तो हम कोटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम एक रिक्वेस्ट करते हैं जिससे मार्केट में जो सेम टाइप के सेलर हैं, जो सेलर एक फिक्स टाइप की वस्तु सेल करते हैं, उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी वस्तु जो है उस वस्तु के बारे में, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, आप डिस्काउंट क्या दे सकते हो, इसके बारे में कंपनी को डिटेल में लेटर लिखो, कंपनी के पास टेंडर भरो। अब कई दिनों बाद ये टेंडर जब खुलता है या फिर ये कोटेशन जब ओपन होता है तब सबसे अच्छे क्वालिटी जो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी है, वैसे ही जो हमारी प्राइस होगी जिसमें हम वो प्राइस कंपनी को कम से कम लागत यानी कॉस्ट देगी, वैसे ही टर्म्स ऑन कंडीशंस अच्छी होगी, वही मटेरियल हम परचेस करेंगे। कई बार ऐसा ही हो सकता है कि समझो अगर हमें कोई मटेरियल जो 1 kg हमें 17 रुपये से मिल रहा है, मतलब 17 रुपये हम जब पे करेंगे तब हमें 1 kg मटेरियल मिलेगा, लेकिन दूसरा जो सप्लायर है वो 1 kg मटेरियल देने के लिए हमसे 18 रुपये ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये प्राइस ज़्यादा होके भी इसी सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो सप्लायर है ये हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें बेयर, इससे अगर हमने मटेरियल लिया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें बेयर करनी होगी, लेकिन ये हमें फ्री डिलीवरी दे रहा है। अनलोडिंग, लोडिंग, जीएसटी, ये जो सारे चार्जेस हैं वो भी हमें कई बार देखने होते हैं और इसीलिए परचेस ऑर्डर देते वक्त हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं। परचेस ऑर्डर इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब हमें मटेरियल सप्लाई करने के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सप्लायर और हमारी कंपनी दोनों पे बाइंडिंग होता है। स्टोर कीपर ने परचेस रिक्विजिशन दे दिया, उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट ने परचेस ऑर्डर निकाली। अब हम सप्लायर से हमारा जो मटेरियल है उसे रिसीव करेंगे। मतलब जो हमारा सप्लायर है वो सप्लायर हमें जब मटेरियल भेजेगा तो उसे हम रिसीव करेंगे। रिसीव करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंस्पेक्शन करना।
और रिसीविंग और इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। समझो अगर कोई भी मटेरियल हम इंस्पेक्शन किए बिना रिसीव करते हैं और वो मटेरियल डैमेज निकला या फिर उसकी क्वालिटी जो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी है उससे मैच नहीं करती, उसमें जो क्वांटिटी है वो कई क्वांटिटी मिसिंग है, मतलब हमने 5000 केजी का ऑर्डर किया था लेकिन उसमें 3000 केजी ही मटेरियल है, तो ऐसा इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है जिससे हम वो मटेरियल जैसी हमने ऑर्डर की थी उसी क्वालिटी का है, उसी क्वांटिटी में है और हमारी रिक्वायरमेंट को 100% फुलफिल करता है। तो इसलिए हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर्स डिपार्टमेंट के स्टोर कीपर के पास रखी है। द स्टोर्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ पैकेजेस एंड टू गेट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कंटेंट। उसे एक्चुअल में वेरिफिकेशन भी करना है, मतलब जितने प्रोडक्ट्स उसे मिले हैं उसे उन्हें जाकर फिजिकल काउंटिंग करना है, वैसे ही उसका इंस्पेक्शन करना है। कई बार इंस्पेक्शन करते वक्त उसे ऐसा समझ में आ सकता है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है, तब उस स्टोर कीपर ने परचेज डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट आगे जाके वो ऑर्डर जो है वो रिटर्न भेज सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है। जब स्टोर कीपर वो गुड्स रिसीव करता है, उसे चेक करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है और वो गुड्स 100% हमारे रिक्वायरमेंट पे मैच होते हैं, तब परचेस किए हुए मटेरियल के लिए हम गुड्स रिसीव्ड नोट यानी GR नोट इशू करते हैं। तो ये याद रखना, GR नोट कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तब इंटरव्यू के लिए भी पूछ सकते हैं। GR नोट की जो कॉपीज़ है वो सप्लायर को, परचेज डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, क्योंकि ये जो कॉपी है वो सप्लायर को बताती है कि सप्लायर ने जो गुड्स भेजे हैं वो गुड्स कंपनी को यानी कस्टमर को पूरी तरह से मिल चुके हैं। परचेज डिपार्टमेंट को ये जो गुड्स हैं उसकी GR नोट की कॉपी भेजी जाती है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सा मटेरियल कब परचेस किया हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये जो GR नोट है वो भेजी जाती है क्योंकि ऑडिट में उन्हें आसानी हो और वैसे ही जब पेमेंट करना हो तब वो सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर सके। उसके बाद अप्रूवल ऑफ इनवॉइसेस एंड पेमेंट। इनवॉइसेस रिसीव्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट इज फॉरवर्डेड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट विद देयर रिकमेंडेशन। मतलब जो सारे बिल, जो सारे इनवॉइसेस परचेज डिपार्टमेंट ने रिसीव किए हैं स्टोर डिपार्टमेंट से या फिर सप्लायर से, इन सबको परचेज डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करता है, क्योंकि सप्लायर को टाइमली पेमेंट करना है। जो पेमेंट के टर्म्स है उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट फुलफिल करता है। जैसे अगर पार्शियल कैश पेमेंट होगा यानी बैंक पेमेंट, चेक पेमेंट या फिर पार्शियल क्रेडिट पेमेंट होगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ये अप्रूवल ऑफ इनवॉइसेस के बाद कंप्लीट किए जाते हैं। जब सारे डिटेल्स मैच हो जाते हैं तब अकाउंटेंट जो है वो उस ऑर्डर का पेमेंट करता है एज पर हमारे जो पेमेंट कंडीशंस होंगे उस पेमेंट कंडीशन के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। जनरली कंपनी में ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो चेक से किए जाते हैं, क्योंकि चेक जब हम किसी भी व्यक्ति को इशू करते हैं तब हम बैंक इस थर्ड पार्टी को या एक इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करते हैं, वैसे ही चेक का पेमेंट हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं और इसलिए ये जो बेनिफिट है चेक से पेमेंट करना ये बहुत सी कंपनियां यूज़ करती हुई देखी जाती हैं और इसलिए जब हमारा पेमेंट होगा तब हम मैक्सिमम टाइम्स हम चेक से पेमेंट करेंगे। अगर समझो हम कैश से पेमेंट करते हैं तो हम मैक्सिमम एक दिन में एक व्यक्ति को यानी एक पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स का आपको रूल पता होगा, जिसमें पूरी ट्रांजैक्शन हम एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स का हम बाद में देखेंगे, उसके लेक्चर्स भी जल्द ही अपलोड होंगे। उसके बाद रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। सॉरी, ये स्लाइड कॉपी फिर से हो गई। तो ये इस लेक्चर का एंड था। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडीज़ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।